ये बताओ, अरे बात नहीं बेटा, कौन कौन से दिए थे? पेज नंबर 101। चलो, ये तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, कौन सा? ये तो लिखवाया है ना, ये फोर्थ वाला स्प्रिंगली सॉल्युबल है। बात नहीं करो बेटा, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इसमें एजी आई क्या लिखा हुआ है? एजी आई किस में कन्वर्ट हो रहा है? के आई। ये है अपने पास, ये ऑक्सीडेशन का है। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखते थे? एजी से एजी प्लस प्लस 0 आर टी एन एफ एल एन पीपीटी फॉर्म हो रही है, तो 1 के एस पी, यही तो लिखना है। प्लस इसमें आई नेगेटिव दिया है ना, तो आई नेगेटिव कैसे बनेगा? इसकी इक्वेशन बनेगी एजी प्लस आई नेगेटिव, क्या बनाएगा? एजी आई। तो 0 माइनस, नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे माइनस आर टी बाय 1 एफ एल एन, आई नेगेटिव लिख देना। ये पहला वाला हो गया, फिर यहां से इसकी लिख देना, खत्म हो जाएगा। चलो, और क्या दिया था? कौन सा? फर्स्ट वाले में क्या डाउट है? फर्स्ट वाले में ये तो अमोनिया का कैसे निकाला था? H प्लस बेस है, तो बेसिक सॉल्यूशन के भी दिया हुआ है अमोनिया का, तो इससे क्या निकालोगे? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या बन जाएगा? अंडर रूट के बी बाय सी, के बी इंटू सी, यही बनेगा। और H प्लस कैसे निकालोगे? 14/OH माइनस, और ये ऐड कर लेना, क्योंकि ये अपने पास क्या है? ये हाइड्रोजन सेल है, हाइड्रोजन सेल है, तो हाइड्रोजन सेल में H प्लस चाहिए। H प्लस पहले में तो अपने पास बीक एसिड है, तो बीक एसिड से H प्लस आ गया। दूसरे वाले सेल में क्या है? बेस, बेस बोले तो OH माइनस, तो OH माइनस से हम क्या निकालेंगे? H प्लस, और फिर H प्लस पर हम नेक्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर, और क्या दिया था बेटा? कितना? 113, 113, 71 हो गया था, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, कहां तक दिए थे? 87 तक दिए थे। 84, 85, 84, इसको सीरीज में मान लो ना, इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएंगे, सेम चार्ज बात। अरे इक्विवेलेंट के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये आना चाहिए 1:2:3, क्या 1 इलेक्ट्रॉन पास कराया ना, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अपने पास, कितने मोल? मोल चाहिए ना आपको, हाँ, तो ये आपका आएगा, हाँ, आंसर आ जाएगा इसका, बॉम्बे आ जाएगा, बॉम्बे। पहले का n फैक्टर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। क्वेश्चन नंबर 85, अच्छा 86, 87, क्या क्या हो गया? Mn3O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है?
कितना +6, इससे कितना आ जाएगा? अरे यार पता नहीं, मतलब 8/3 हो गया, खत्म बस। तो कैसा होता है? कहीं पहली बार देख रहे हो? आयरन में नहीं लिखते हो Fe2O3? अब रेंज से बाहर है क्या? नहीं है, बस ये लिख दिया। यहां पे क्या करना है आपको? यहां पे 3 है तो यहां 3 कर दो बस। कितने 8/3 कितना होता है? 8/3 6 से छोटा है, मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कितने ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है? यहां से यहां जाओगे कितने? 8/3 -6, या फिर हो सकते हैं 6 -8/3। और एटम कितने हैं बेटा? 3। कितना हो जाएगा? 18, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? 1 मोल के लिए कितना, एक के लिए कितना चाहिए? 10, तो 1 मोल के लिए 10 आ जाएगा, 10 फेराडे आ जाएगा। 10 फेराडे 96500 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 96530 कोलम। चेन नहीं आ गया, खत्म। कौन सा? क्या? तो पता ही नहीं करना है ना। +3 होती किसकी? तो हो जाने दो, उसको क्या टेंशन है? ये तो mn तो यार 0 से लेके +7 तक जा सकता है। 3 4 आ जाए तो काहे की परेशानी? हाँ, -10 +10 आ रही होती तो दिक्कत होती। क्या? तो मुझे ये नहीं आ रहा समझ में, इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपन? क्या ऑक्सीडेशन नंबर पहली बार निकाल रहे हैं? ये तो बेसिक क्वेश्चन था, अपन जो जबरदस्ती उसमें एज ए IITian घुस रहे हैं उसमें। कुछ ना कुछ तो हम ढूंढेंगे भाई। सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो? दिक्कत कब होती है? जब रेंज से बाहर होता होगा। परोक्साइड लिंकेज कब लेते हो? जब रेंज से बाहर होता है, तभी तो लेते हैं। कौन सा? 80? सीरीज, ये बताओ, सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों में इक्विवेलेंट बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? बस कर लो इसमें। अब एक चीज ध्यान देना, कैथोड सिल्वर टू इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर। एक सिल्वर का है और एक पानी है, दोनों है कि नहीं है? इसमें Ag का है, इसमें पानी का है। अब उन्होंने क्या बोला? एट कैथोड द सिल्वर। अब ये बताओ, जो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे Ag डिपोजिट होगा कि नहीं होगा? इस पे Ag जाएगा। अब उन्होंने बोला कि 0.108 ज्यादा वेट हो गया, इसका मतलब क्या है? इतना Ag उस पर डिपोजिट हुआ, तभी तो वेट इतना ही ज्यादा हुआ। मान लो इनिशियली वो x ग्राम होगा, तो अब कितना हो जाएगा? x प्लस 1.08 ग्राम। तो ये बताओ, ये जो एक्स्ट्रा वेट आया वो किसकी वजह से आया है? Ag की वजह से आया कि नहीं आया? तो वेट ऑफ Ag डिपोजिट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 0.08, तो मोल कितने हो जाएंगे इसके? 10⁻³ हो गए कि नहीं हो गए? तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। पानी O2 में जाएगा, 4H निकालेगा और 2 ये आएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर आएगा 4। Ag का एन फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 4 इंटू मोल ऑफ O2। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ O2। तो STP पे कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 10⁻³ इंटू 22.7 इंटू 10⁻³ ml। ये आंसर आ जाएगा। आ गया? और कोई परेशानी नहीं है? नहीं है परेशानी? कोई बात में करेंगे, बाद में मतलब बाद में, कल परसों करेंगे।
क्या हो गया? एक एक हो चाहे दो। अब सुनो, इसमें जो आपको बुकलेट मिली है ना, ये थोड़ी अधूरी है। इसमें OL2 ही दिया गया है, इसमें जेई कॉर्नर नहीं दिया गया है, तो जेई कॉर्नर मैं अलग से दिलवा दूंगा। देखो अच्छी बात क्या है, आंसर आंसर खोलो। मेंस एडवांस के आंसर दिए हैं उसमें, वो पोर्शन है ही नहीं है। मुझे लगा इसमें ही मिसिंग होगा, सब में ही मिसिंग, इसलिए मैं उसकी मांगा था, देख रहा था। देखो उसमें आंसर दिए हैं, तो कोई टेंशन नहीं सर, हम आंसर से क्वेश्चन बना लेंगे। आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आता रहेगा। देखो उसमें उसमें मेंस और एडवांस वाला पोर्शन के आंसर दिए गए हैं, वो पोर्शन है नहीं एक्चुअली में उसमें। तभी मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी कैसे निपट गई बुकलेट। बुकलेट तो देखो एंड होने वाली है चलो, अब ध्यान देना बेटा। सबसे पहले बात नहीं करो। देखो हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? के इक्वस टू जी जी स्टार। ये क्या था? 1/ρ 1/r L/A। ये फॉर्मूला पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते थे? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या होता था? कंडक्टेंस और 1/, रेसिस्टेंस। ये क्या होता है? सेल कांस्टेंट। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने, के एडिटिव होता है, ये सेल पे डिपेंड करता है, सेल के कॉन्फिगरेशन पे, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा यार? हम लोगों ने के को कैसे डिफाइन किया? के को हमने डिफाइन किया कि हम एक सेल लेंगे, हम एक सेल लेंगे जिसमें लेंथ 1 यूनिट की होगी और एरिया भी क्या होगा? 1 यूनिट का होगा। तो के किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। और ऐसे हमने क्या किया? हमने पढ़ा बेटा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकला? 1000 K/m। जब 1000 किस में हो? 1000 में हो मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यही था कि नहीं था? तो इसकी यूनिट निकलती थी मोल इनवर्स, मोल इन ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के एंड लैम्डा एम। के एंड लैम्डा एम, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पे अपन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, और यहां पे लिख रहा हूं क्या बेटा? मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब जल्दी से मुझे ये बताओ, कंडक्टिविटी में हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सेल जिसका कॉन्फिगरेशन मुझे पता है, लेंथ कितनी हो? 1 यूनिट, और एरिया भी कितना हो? 1 यूनिट। तो इस केस में जो के आएगा वो जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? और मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता था? एक हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। एरिया कितना है? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। और इसके अंदर जो आयन आ रहा है वो कितने होने चाहिए? मुझे लेंथ 1 यूनिट रखना है और एरिया का कॉम्बिनेशन ऐसा लेना है कि इसके अंदर क्या आ जाए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ये आ जाए। ये तो लिखा था, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट विच इज सेपरेटेड बाय 1 यूनिट लेंथ। ये लिखा था, कहीं लिखा था?
अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूं। अच्छा, तो पानी डालने से क्या होगा? देखो, जैसे ही मैं इसमें पानी ऐड करूंगा तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ के मान लो हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, हमने क्या किया, ऐसे डाइल्यूट किया। आप जैसे ही आप डाइल्यूट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। तो अब मैं बताओ, ये पूरा सेल लूंगा कि उतना ही सेल मुझे लेना पड़ेगा जितना पहले था? जितना पहले था उतना ही सेल लेना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ने डायमेंशन फिक्स करके रखी हुई है। मान लो अगर ये इतना है तो मुझे, अपन ने पानी डाल के इतना बड़ा पानी डालोगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन बढ़ेगा। उस क्या मुझे पूरा सॉल्यूशन लेना है? नहीं। अब मुझे कौन लेना है? ये लेना है, उतना ही लेना है, क्योंकि इसकी 1 यूनिट एरिया भी 1 यूनिट रखना है और लेंथ भी 1 यूनिट रखना है। अब सोचो आप, इसमें मान लो अगर एक्स आयन, जितने आयन इसमें थे, क्या उतने आयन मुझे बाद में मिलेंगे डाइल्यूट करने के बाद? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लो कि इतने में आपका एक्स मोल आयन थे, उसमें आपने पानी डाला, कि पानी डालने से क्या आयन बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। अब जो इतने में 1 यूनिट और 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया में जो आपके आयन थे, क्या अब भी उतने ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब पूरे के पूरे आयन पूरे में फैल जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर सेल में आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ड्यू टू डाइल्यूशन, ड्यू टू डाइल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज इन यूनिट सेल। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको पूरे को बोल दिया यूनिट सेल। क्या बोल दिया? यूनिट सेल। क्यों बोल दिया? क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 यूनिट निकला। 1 यूनिट निकला कि नहीं निकला? इन दोनों को मल्टी, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे सोचो आप कि जो बच्चे इस रूम में बैठे हुए हैं, आपने क्या किया है, इस रूम के बच्चे उठा के इन दोनों रूम को मर्ज कर दिया, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? वहां भी चले जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं, बताओ इस रूम में जो बच्चे हैं पहले की कंपेयर में ज्यादा हुए कि कम हुए कि उतने ही रहे? कम हो गए, क्योंकि अब कुछ बच्चे उस रूम में चले गए। अब अपन ने एक एरिया फिक्स करके रखा हुआ है, और उसमें अगर मैं पानी डाल दूंगा तो वो आयन पूरे में फैल जाएंगे, और पूरे में फैलेंगे तो जो यूनिट यूनिट वॉल्यूम का जो आपका सेल था उसमें क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? कम होती है। तो ड्यू टू डाइल्यूशन, number of ions in unit volume decreases. Conductivity also decreases. ये ध्यान रखना। कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि कंडक्टिविटी हम किस में मेजर करते हैं? एक छोटे से सेल जिसका लेंथ 1 यूनिट की हो, एरिया भी 1 यूनिट को, उसकी जो कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी कहलाता है। हमने पानी डाल दिया, अब पानी डालोगे तो जो जो आयन पहले इतने सेल में थे अब वो पूरे सेल में हो जाएंगे, और पूरे सेल में से मुझे पूरा सेल लेना है? नहीं, मुझे भी वही यूनिट सेल में से फिर कंडक्टिविटी। तो क्या होता है? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो डाइल्यूशन करने से कापा क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज। अगर कोई बात नहीं, ये चालू है, ये बंद हो गया, ये कैसे हो गया? रिमोट रिमोट तो नहीं है आप लोग? किसके पास है? उसके पास नहीं है, जो नाम ले रहा है उसके पास जरूर हो सकता है। क्या होता है? जब अपन चोर को पकड़ने जाते सबसे पहले चोरी बोलता है, मैंने चोरी नहीं की। क्या? ऐसे नहीं किया है? फिर लिखना पड़ेगा यार। और जितने वो रजिस्टर होगा उतने में 2 बार लिख दूंगा। आ गए, अच्छा कोई बात नहीं। तो छोटी सी परेशानियां हैं। ये नहीं, अरे यार, रिस्टोर हो जाएगा।
तो क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, पानी डालने से, डाइल्यूशन करने से पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, और आयंस कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी में मुझे यूनिट वॉल्यूम से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे एक मोल आयन चाहिए। अगर आपने, आपके एक मोल आयन इतने से सॉल्यूशन में, तो उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा, और एक मोल आयन अगर इतने में है तब भी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो अब अगर जितना मैं डाइल्यूट करूंगा तो क्या फायदा होगा? डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयन चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही फिक्स कर चुके, वन मोल आयन, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट बोला कि नहीं बोला? वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं बोल रहा हूं 50 बच्चे, और 50 बच्चे चाहे इस रूम में बैठे चाहे उस रूम में बैठे, दोनों मिला के बैठे, बच्चे तो नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि बच्चे फ्री किस में है? जब एक, मतलब फ्री फ्री फील कब फील करेंगे, जब एक रूम में रहेंगे कि दोनों रूम में मिला के रहेंगे? दोनों रूम में मिला के रहेंगे। अब आप समझो कि अगर पर्टिकुलर आयन को अगर मैं पास पास रखूंगा तो क्या रहेंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्शन लगाएंगे, अट्रैक्शन की वजह से क्या वो मूव कर पाएंगे? नहीं करेंगे, तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। और जैसे ही हम पानी डाल देंगे, अब आयन तो फिक्स है, एक मोल है, और जैसे ही हम पानी डालेंगे तो आयन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो आराम से वो मूव करेंगे, और आराम से मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो पानी डालने पे वो बढ़ती है। जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेट, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन रखोगे, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन रखोगे, मोलर कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको तो एक मोल आयन रखना है। अब एक मोल आयन चाहे इतने से में रखो चाहे इतने पानी डाल के इतना कर दो, पानी डाल के अगर मैं सॉल्यूशन बड़ा कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, आयंस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। जितना फ्रीली आयन मूव करेगा उतनी अच्छी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मिलेगी। तो मेरे पास क्या है, दो टाइप का है, एक मोलर कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी, एक कापा और एक अपने पास मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी पानी डालने पे, डाइल्यूशन करने पे बढ़ती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूशन करने पे कम होती है। चलो, तो ये अपने पास है, तो ये अपन लिख चुके थे। अब मुझे लिखना था कौन सा, आज क्या हुआ, आज उस वाले बैच में पढ़ा रहा था, तो मैं, वो वाइट बोर्ड था, मैं उसको ऐसे टच किए जा रहा हूं, कलर चेंज हो जाए, फिर बाद में याद आया यार ये तो वाइट बोर्ड है। मतलब कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है ना, तो मैं उसको ऐसे, मैं उसको दो बार ठक ठक किया, कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर याद आया अरे यार मार्कर वहां रखा हुआ है, फिर मैं रेड मार्कर लेने गया। क्या लिखा है, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है। अब वन मोल इलेक्ट्रोलाइट को जितने ज्यादा पानी में रखोगे उतना वो फ्रीली मूव करेगा, और इसमें इसमें आयन फिक्स नहीं, इसमें ऐसे मान के चलो वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा सेल जिसकी डायमेंशन वन लेंथ डिस्टेंस हो और वन यूनिट का एरिया हो, उस सेल की कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसमें अगर आप पानी, पहले ऐसे मान लो 100 आयन थे, आपने पानी डाल के, अब 100 आयन थे, आपने क्या किया, पानी डाला, इतना बड़ा सेल कर दिया उसको। अब वो इतने बड़े में 100 आयन आ गए, तो इतने से सेल में क्या होंगे, कम बचेंगे, कम बचेंगे, आयंस कम होगा, आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे याद रखना, कंडक्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एक मोल आयंस का कंडक्टेंस होता है। एक मोल आयन जितना ज्यादा फ्रीली रहेगा उतने ज्यादा वो कंडक्टिविटी देगा। इसमें आयन फिक्स किए हैं, इसमें क्या वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है। लिखो, इसमें क्या लिखोगे, ऑन डाइल्यूशन movement of ions increases.
इसमें क्या लिखोगे? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मतलब सिंपल सा फंडा है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार आपको मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा ऐसा, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। तो होता क्या है बेटा, अब आप खुद बताओ बेटा कि अगर हम सी को बढ़ाएंगे तो कापा क्या होगा? कम होगा। और लैम्डा एम क्या होगा? बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। सी को बढ़ाना मतलब और क्या बोल सकता हूं? वॉल्यूम कम करना। ऐसा नहीं सी को बढ़ाना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। कंसंट्रेशन कब घटती है? जब वॉल्यूम कम होता है। अब अब बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले से जाएंगे। फॉर्मूले से कैसे जाएंगे? सर ये तो ऐसा होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? रुक रुक तो जाओ। यही होता है कि नहीं होता? के इंटू भी। अब होता क्या है कि जैसे मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना, कहीं कहीं ऐसा ही बोल देते हैं, जैसे मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा ना बेटा, तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो कापा कम होगा कि नहीं होगा? ये कम होगा। लेकिन होता क्या है कि इसका डिक्रीमेंट का इफेक्ट कम होता है, इसके इंक्रीमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है। आपने मान लो ऐसा किया कि वॉल्यूम डबल किया, तो ये जो कापा है वो हाफ से भी कम डिक्रीमेंट देगा, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? जैसे एक्स और वाई है, अगर जितना मैं इसको बढ़ाऊं उतना मैं कम कर दूं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको मैं बढ़ा ज्यादा रहा हूं और डिक्रीज कम कर रहा हूं, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जो एक्स और वाई का फंक्शन था, मान लो एक्स और वाई का फंक्शन है, हमने वाई में इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है और एक्स में डिक्रीमेंट कम हो रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन में क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो होता क्या है, जब अपन वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा आता है और कापा के डिक्रीमेंट में कम इफेक्ट आता है, तो इसलिए क्या होता है? ओवरऑल ही क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ऐसे भी बोलते हैं। तो कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है मोलर कंडक्टिविटी में? कंडक्टिविटी या वॉल्यूम? वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर निकलता है, इसलिए ओवरऑल इसका इफेक्ट ज्यादा देखने पे उसको मिलता है। और लॉजिकली हम ऐसे देखते हैं, लॉजिकली क्या है? नंबर ऑफ आयन फिक्स हैं किसमें? मोलर कंडक्टिविटी में। जितना ज्यादा पानी उतने आसानी से मूव करेगा। और कंडक्टिविटी में क्या है? वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम हम डाइल्यूट करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम की कम हो जाएगी, मतलब कापा डिक्रीज कर जाएगा। लिखो जल्दी। अपन को क्या करना है बेटा? अपन को यार ग्राफ बनाना है, किसका? बात नहीं करो, अंडर रूट सी का। अंडर रूट सी। तो सबसे पहले एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। यहां पे लिख रहा हूं सी। ऐसे कुछ है अपने पास, और ये जो ग्राफ आता है बेटा कुछ ऐसे आता है।
ये तो हमें पता है। अभी अपन ने क्या कंक्लूड किया? अपन ने कंक्लूड यही तो किया है यार, कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता है? कंसंट्रेशन मतलब जितने ज्यादा हम पानी डालेंगे उतने ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी, मतलब दोनों डिक्रीमेंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इतना तो मुझे पता है कि भाई चाहे मैं वीक लूं चाहे स्ट्रांग लूं, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लूं चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ये बताओ यहां से यहां जा रहा है तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और वॉल्यूम डिक्रीज होना, एक ही चीज है। तो ये कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये कुछ ऐसे निकलता है। अच्छा तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या बोलोगे, ओरिजिन को क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, ओरिजिन पे, ओरिजिन को आप क्या बोलोगे? सर मैं ओरिजिन को ऐसे रीड करूंगा, ओरिजिन, ओरिजिन पे अंडर रूट सी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये सी जीरो कब होगा, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। यही होगा कि नहीं होगा? अरे ये सी जीरो कब होगा, सी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। ऐसे करो इसको, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा, मोल बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो। तो भाई अपन ने कुछ ना कुछ मोल्स डाल के रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट के, मोल तो जीरो नहीं है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को जब मैं इनफाइनाइट कर दूंगा तो यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना इसको, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं एम, और ऐसे लिख देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कब कितनी हो सकती है, किसी भी कंपाउंड की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कब हो सकती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्यों? क्योंकि उससे उससे कम अगर मैं डाइल्यूट करूंगा या उससे ज्यादा कंसंट्रेशन लूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। तो किसी भी सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंडक्टिविटी कहां आ सकती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कहां आ सकती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की मुझे कंडक्टिविटी मैक्सिमम चाहिए तो पानी भर के डाल दूं, एक 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 या 2 ml का पानी, 1 या 2 ml का सॉल्यूशन जाकर उसको टंकी में डाल दो, फिर उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, सबसे ज्यादा कम मिलेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये क्या होती है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। इसलिए क्या करते हैं, जीरो, जीरो मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जीरो, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वॉल्यूम इनफाइनाइट। जैसे भी पढ़ना है वैसे आप पढ़ लो। इसको अपन बोलते हैं, ये जो वैल्यू आती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब अपन ने ये क्या लिख लिया, अपन ने यहां पे ये बोल दिया इनफाइनाइट मोलर विटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला पॉइंट ये आ गया कि नहीं आ गया? अब यार मुझे ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब मुझे क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं, बाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। सी कितना आ रहा है, इंटरसेप्ट ही तो आएगा, तो इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, स्लोप कितना है, प्लस है कि माइनस, माइनस। तो क्या करोगे, माइनस बी अंडर रूट सी। ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई इस कर्व की? ये इक्वेशन हो गई, इसको डिवाई इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाई इक्वेशन। चलो, और इसी को बोलते हैं और लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लिमिट लग गई यहां पे। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इक्वेशन बनती है, कर्व ये बनता है। डिवाई हकल,
हकल जानते हो ना, हकल रूल पढ़ा था, DEB/, डी, डिवाई नहीं पढ़ा, डिवाई सुना होगा, कहां सुना था, अच्छे बता दो। डाइपोल मूवमेंट में 1/(10/3 × 10⁻³ कोलम मीटर। स्लोप क्या है, ये सभी जानते हैं। ये क्या है, कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन। बी क्या है, अच्छा ये बताओ, स्लोप। हाँ अब ध्यान सुनना, ये स्लोप बी के बारे में पूछा जाता है। स्लोप डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉल्ट। किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट की अगर अपन बात करें, जैसे मान लो मेरे पास है, टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्ट देखने का है कि अपन को चार्ज ऑफ एनाइन और कैटाइन अगर सेम है, जैसे NaCl है, NaCl और KCl, देखो इसमें कितना आ रहा है, +1 -1 +1 -1। तो जितने भी ऐसे सॉल्ट जो कैटाइन क्या कैरी कर रहे हैं, +1, और एनाइन क्या कैरी कर रहे हैं, -1, तो वो एक ही टाइप के सॉल्ट आएंगे, इनका बी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे मान लो एक सॉल्ट है CaCl2, अब कैटाइन पे कितना है, -1, एनाइन पे -1, कैटाइन पे +2, तो ऐसे सॉल्ट जो कैटाइन +2 और एनाइन -1 कैरी करेगा, उन सबका बी सेम आएगा। बी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका ले लो और आपने ऐसा ले लिया MgCl2, तो इनका क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, सेम। टाइप ऑफ सॉल्ट मतलब चार्ज ऑफ एनाइन एंड कैटाइन सेम है, तो टाइप ऑफ सॉल्ट सेम माने जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनका सेम हो गया, ये सेम हो गया, जैसे मान लो सेकंड नंबर पे ये दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस, एंड आपको दे दिया एक यही मान लो CaCl2, बताओ इनका डी सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज एनाइन कैटाइन का अलग है, इस पे कितना है, +3, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -1, तो इनका डी क्या आएगा, डिफरेंट। डी क्या आएगा बेटा, डिफरेंट। डी नहीं, बी, सॉरी, डी कहां से आ गया, बी क्या आएगा बेटा, डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट हम कैसे बताएंगे, चार्ज ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। इफ चार्ज एनाइन एंड कैटाइन विल सेम, एनाइन और कैटाइन का अगर चार्ज दोनों सॉल्ट पे सेम है तो वो सेम टाइप के सॉल्ट, मतलब उनका बी सेम आएगा। जैसे NaCl का जो भी रहेगा वही भी KCl का रहेगा, जो भी NaCl का रहेगा वही भी KCl का रहेगा, मतलब उनका स्लोप सेम आएगा। मतलब NaCl का स्लोप ऐसा है तो BCl का भी स्लोप सेम आएगा। लिख लिया, बस। क्या, ये क्या है, कैटाइन कितना है, +1 का, एनाइन कितना है, -1, इसलिए टाइप ऑफ सॉल्ट सेम है। टाइप ऑफ सॉल्ट बोले तो सेम चार्ज ऑन कैटाइन, कैटाइन वर्सेस कैटाइन, एनाइन वर्सेस एनाइन। जो दोनों सॉल्ट है तो कैटाइन एनाइन होंगे, तो कैटाइन और कैटाइन दोनों के कैटाइन में सेम चार्ज हो, दोनों के एनाइन में भी सेम चार्ज हो, भले ही स्पीसीज अलग अलग हो। जैसे इसमें क्या आ गया, Na आ गया, इसमें K आ गया, भले ही इसमें Na और K अलग है, ये भी +1 है, +1 सेम है कि नहीं है, देखो यहां भी +1, यहां भी +1, और यहां -1, यहां भी -1, देखो सेम है कि नहीं है बेटा। तो सेम टाइप के सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट हम कैसे बोलेंगे सेम टाइप के हैं, अगर एनाइन का चार्ज एनाइन से रिसेंबल कर रहा है और कैटाइन का चार्ज कैटाइन से रिसेंबल करेगा तो वो सेम टाइप के सॉल्ट
कहलाएंगे। तो उनका बी भी सेम होगा। बी भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। पूछ लेते हैं किनका स्लोप सेम होगा। डिवाई-हकल इक्वेशन में किनका स्लोप सेम होगा? जिनका टाइप ऑफ एनायन कैटायन एक दूसरे से रिसेंबल करेंगे। अगर आपके दो डिफरेंट सॉल्ट के चार्ज, एनायन का चार्ज और कैटायन का चार्ज एक दूसरे से रिसेंबल कर गया तो उनका बी भी सेम आएगा। चलो हो गया। अब बात कर रहे हैं बेटा किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज और हम मैं बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फायदा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अपन को एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल रही कि नहीं मिल रही? और पर्टिकुलर, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अब ध्यान सुनना, एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल रही है, ऐसी आ रही कि नहीं आ रही? ये इक्वेशन, ये आ गया अपने पास, स्लोप आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको जिस भी कंसंट्रेशन का चाहिए उस कंसंट्रेशन का आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब किसकी बारी आती है? देखो ये जो अपना पोर्शन है ना, ये लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा क्या है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें चीजों को। वैसे देखो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला पुटेंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, बस। और जब आपका अगर फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे बन जाएगा, और अगर थ्योरेटिकल आएगा तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इन जनरल इन पे थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है। और आप देखना आपका चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यू उठा के देखना, सबसे ज्यादा पीवाईक्यू आपको इलेक्ट्रो के ही मिलेंगे। देखना 3-4 पेज में खत्म हो रहा होगा, बाकी के चैप्टर उठाना आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाना आप, उसके पीवाईक्यू चेक करना मेंस में, पता चल जाए कितना वेटेज का चैप्टर है। सेकंड क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन हो, सब एकदम मैच कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं। आप उठा के देखना, सब में क्वेश्चन रिसेंबल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो रिपीट हो गया है। अरे कितने क्वेश्चन लाएंगे, डाटा ही तो चेंज होगा, तो ना एक्स्ट्रा कहीं से और आ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा अपने पास यहां पे क्या लिखोगे आप? लैम्डा एम, और यहां पे कंसंट्रेशन। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दिक्कत क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो चीजों की दिक्कत आती है। एक क्या आती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोले तो डिसोसिएट फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोले तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले तो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक दिक्कत यह है कि वो डिसोसिएट भी नहीं है। कुछ पार्ट, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं ए भी अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या ये 100% ए प्लस और बी माइनस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा दो चीजें बढ़ रही हैं, आयंस भी बढ़ रहे हैं और डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है। उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस फिक्स हैं। आपने 1 मोल डाला तो लगभग 1 मोल पूरा का पूरा आयनिक फॉर्म में, 2 मोल डाला तो 2 के 2 आयनिक फॉर्म में, 3 मोल डाले तीनों के तीनों आयनिक फॉर्म में। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा है? नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, आयंस तो कम हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और साथ में क्या हो रहा है, ये कंबाइन भी हो जा रहे हैं। तो इसमें अपना जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है। इस ग्राफ की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन पता नहीं होती है, बस कुछ ऐसे खिंचता है ये, लगभग रेक्टेंगुलर, परफेक्ट रेक्टेंगुलर भी नहीं बोल पा रहा हूं। अपन ने सर ये आपने कैसे निकाला? तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन C1 ली, उस पर कैलकुलेट किया, C2 ली, उस पर कैलकुलेट 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, उनको जोड़ दिया, तो कुछ इस टाइप का अपन को मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं होती, जैसे स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग की क्या है? स्ट्रॉन्ग की अपन ने देखा क्या लिखा, इनफाइनाइट B इंटू C। इसमें इक्वेशन फिक्स है कि नहीं है? इसमें कोई इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है सर कुछ बता दो, रेक्टेंगुलर मैक्टेंगुलर कोई हाइपरबोला कैसी इक्वेशन है? कोई फिक्स इक्वेशन नहीं होती, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट जैसा है, किसी में ऐसा आ जाएगा, कोई ऐसे भी हो जाएगा, कोई ऐसे नीचे भी चला जाएगा। उसमें तो फिक्स स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। कैसा फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। इसमें कोई फिक्स नहीं होती। बस हाँ इतना पता है कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कम होगा। कम क्या लीनियरली हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब एग्जामिनर मालूम क्या पूछेगा? एग्जामिनर ये पूछता है कि बताओ कौन से इलेक्ट्रोलाइट में हम एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यू दे दी दूसरी बता सकते हैं। जैसे अपन ने क्या किया,
एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या है कि अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अब ध्यान सुनना बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं यार ये कर्व दे दिया हमने, क्या दे दिया? अब आपने आपने क्या किया? आपने एक इस पॉइंट की वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, इसकी निकाली, और आपने बोला सर ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है 4 = 3x, ऐसा आ गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ये आपने कहा 1 पे वेरीफाई किया और 10 तक वेरीफाई, मैं बोल रहा हूं ये बताओ x = 100 पे y कितना आएगा? क्या करोगे आप क्या करोगे? इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे। आगे क्यों बढ़ा पा रहे हो? क्योंकि आप श्योर हो कि यार ये लाइन ऐसी ही जाएगी। ऐसी क्यों जाएगी? क्योंकि इस लाइन को फॉलो कर रहा है। तो आप 100 पे जाके आप बता दोगे सर इतनी वैल्यू है। क्या ऐसे में बता पाओगे 100 पे कितना आएगा? नहीं, क्योंकि आगे की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। ये बताओ आप कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो जिनकी इक्वेशन पता है? उनकी तो प्रेडिक्ट कर सकते हो जिनकी इक्वेशन पता है। क्या उनकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो? इसी प्रेडिक्शन को बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रेंज का हमने कर्व बना लिया, उसकी इक्वेशन जनरेट कर ली, अब कोई सी भी वैल्यू पूछनी है उसको हम कर्व को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक्सट्रापोलेशन किस में लग जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है बेटा कि आप सोचो आपने सिर्फ कर्व यहां का बचाया और कोई बच्चा पूछ रहा है सर ये बताओ इस कंसंट्रेशन पे कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इस पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन पता है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू डाल देंगे, तो मुझे ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्या आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ आपने यहां तक एक्सपेरिमेंट किया, अब कोई आपसे यहां की पूछ रहा है, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो एक्सट्रापोलेशन आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कोई भी अननोन कंसंट्रेशन का लैम्डा एम नहीं बता सकते, सिर्फ वही बता सकते हो जो आपने कैलकुलेट किया है। क्योंकि उस कर्व की इक्वेशन मुझे इस कर्व की इक्वेशन नहीं पता है कैसी है। बस अब ऐसा नहीं है कि सर ये तो रेक्टेंगुलर है तो सर ये लैम्डा एम इंटू √c इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं। मे बी ये कोई ऐसा खींच दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी अपन को देखने में लग रहा है कि सर ये तो रेक्टेंगुलर है, भाई ये रेक्टेंगुलर लग रहा है तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? नहीं बता सकते ना। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है। ऐसे कर, समझ में आया? तो इसमें हम किसी भी एक्स्ट्रा वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए जिस कंसंट्रेशन की, तो उस कंसंट्रेशन का वो इलेक्ट्रोलाइट ले लो और मेजर करो। और क्या स्ट्रांग में ऐसा है? स्ट्रांग में ऐसा नहीं है। स्ट्रांग में आपने एक बार किसी पर्टिकुलर 2-3 वैल्यू पे मेजर किया, आपने इक्वेशन निकाली, अब कौन सी वैल्यू चाहिए आप इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लोगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कोई भी वैल्यू मैनिपुलेट करके नहीं बता सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करके बतानी होगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आपने एक बार 1-2 एक्सपेरिमेंट करके ये इक्वेशन बना ली, फिर कहां की चाहिए वो वैल्यू आप बता दोगे। समझ में आया? तो लिखो दोनों में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा आता है, स्ट्रॉन्ग का ऐसा आता है। डिवाई हैकल इक्वेशन किसके लिए आती है? कौन डिवाई हैकल इक्वेशन को फॉलो करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या वीक करेंगे? नहीं करें। वीक की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं आती है, बस इतना है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कम होता है। लीनियरली कम हो रहा है कि रेक्टेंगुलर हो रहा है, कोई हमें फंक्शन नहीं पता। फंक्शन नहीं पता इसलिए अपन इसकी कोई लाइन इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं। चलो लिख लो जल्दी। लिख लिया? क्वेश्चन है
चलो जल्दी करो क्वेश्चन। एट 25 डिग्री। क्या हो गया? क्या मानना है? हाँ, ये इसी की यूनिट भी यही आ जाएगी, ओम इनवर्स। कितना? 170। हाँ 170। करो जल्दी, फॉर्मूला पुटेंगे यार। क्या आ रहा है इसका? ये तो इक्वेशन लिखोगे आप। एक 160 1/2 आ जाएगा। यही बनेगा। इसको इसमें से माइनस कर दो तो 10 इक्व टू क्या बन जाएगा? -b/2 प्लस बी। तो 10 इक्व टू बन जाएगा b/2, b बन जाएगा 20। 20 आ गया कि नहीं आ गया? 20 आ गया। अब बताओ 20 आया तो अब होगा क्या? ये कितना हो जाएगा? मुझे मुझे क्या निकालना है? इनफाइनाइट पे निकालना है, तो इनफाइनाइट पे अब कोई एक वैल्यू पकड़ लो। ये अपन ने लिख ली 160। 20 इंटू आधा, तो ये 70 आ जाएगा। 170।
170 आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोराल्स लॉ। इसमें होता क्या है, देखो सिंपल, देखो ये एकदम कॉमन सेंस वाला है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूंगा तो क्या एक आयन को दूसरे आयन से कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। अब जितनी भी आयन है सब इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे कि नहीं मूव करेंगे? अब एक आयन, एक सॉल्यूशन में जितनी भी आयन है सबकी कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का मैं सम कर दूंगा तो ओवरऑल कंडक्टिविटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मतलब अगर मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ध्यान सुनना, अगर मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अगर मुझे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या होगा? समेशन ऑफ आयंस, यही आएगा कि नहीं आएगा? आयंस की सम के बराबर कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पे क्या करोगे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मोलर या इनफाइनाइट कैटाइन प्लस एनाइन। ये मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक आयन दूसरे आयन को इफेक्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अब मुझे अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसमें अपने जितने भी मोलर आयंस प्रेजेंट हैं उन सबकी कंडक्टिविटी का सम कर दो। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या निकाल, किसका सम कर दो? एक इक्विवेलेंट में स्टाइकोमेट्री नहीं आता है तो क्या लिखोगे यहां पे? कैटाइन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। एनाइन यहां तक लिखो जल्दी, फिर एक एग्जांपल देके मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। चैप्टर लगभग एंडिंग पे चल रहा है, इसके बाद अपन ये पढ़ाएंगे, उसके बाद बैटरी पढ़ेंगे। बैटरी, बैटरी भी तो इसी का पार्ट है। क्या? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगा, मे बी आपकी अब फिजिक्स की क्लास चालू हो जाएगी, फोर्थ। अपना टारगेट अक्टूबर एंड है, अक्टूबर बोल नहीं रहा हूं, ये नहीं बोलना सन ने बोल दिया, अक्टूबर एंड तक अपन जा रहे हैं कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ सही। तो अक्टूबर एंड तक अपन सिलेबस खत्म कर दें पूरा, नवंबर दिसंबर और आधी जनवरी, क्योंकि जनवरी 10 को आएगा, 20 को आएगा, कब आएगा एग्जाम डेट पता नहीं रहती है। तो लगभग ये मान के चलो कि जनवरी अनसर्टेन है कब एग्जाम होगा। मे भी 20 से चालू और आपका 30 को तारीख को, 8-10 दिन तक एग्जाम चलते हैं। मान चलो 20 से चालू हो रहा है, कुछ लोगों का 21 को हो जाएगा और किसी को 30 का भी जाएगा, तो वेरिएशन रहता है एग्जाम में। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 1-1.5 महीने अपन को रिवीजन को मिल जाए, उसमें अपन बहुत सारे पेपर करेंगे, बहुत सारा रिवीजन करेंगे। ये हो गया। जैसे अब ध्यान सुनना बेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं करो यार, जैसे मैं निकालना चाहता हूं Na2SO4, इसका निकालना है तो मैं क्या करूंगा जल्दी बोलो? मोलर कंडक्टिविटी ट्वाइस ऑफ Na प्लस और SO4-2, यही करोगे कि नहीं करोगे? अब वही अगर सुनो यार, बात नहीं, वही अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी निकालना चाहूं, Na2SO4, तो फिर मैं क्या करूंगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na। देखो जब भी आप इक्विवेलेंट लेते हो तो फिर स्टाइकोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही स्टाइकोमेट्री इक्विवेलेंट के अंदर आ जाती है।
ये आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं अपन। चलो क्वेश्चन है, अब यूनिट जो होती हैं वही हैं। अरे अरे, इक्विवेलेंट है, ये मोलर है। जल्दी जल्दी करते जाना। चलो जल्दी निकालो। 16, क्या? सबके आयन का सम करो, जितने आयन है सबका सम कर दो। अच्छा ये बताओ, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है? क्या होता था? इंटू एन होता था ना, यही आता था कि यहां एन आता था? सोच लो सोच लो। देखो मैं तो इक्विवेलेंट को ऐसे लिखता हूं, नॉर्मलिटी। अरे नॉर्मलिटी होता है कि नहीं होता है? और नॉर्मलिटी क्या लिखोगे? मोलरिटी इंटू एन, तो ये क्या बन गया? ये उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दो, यही सही है। कैसे ही आएगा? देखो अपन मालूम है कैसे याद करते हैं सर? मो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है सर? मोल इंटू एन फैक्टर। तो सर ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मोल, मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल रहता है, नीचे आती है नॉर्मलिटी। तो ऐसे नहीं सोचना इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल इंटू एन फैक्टर, उसमें क्या हो रहा है बेटा, नॉर्मलिटी नीचे आ रही है, तो यहां नीचे लाओगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी बताओ।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। कहां गया एल्यूमिनियम? हाँ, एल्यूमिनियम में क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 आ जाएगा। 100 सभी का आ गया क्या? ये कितना आएगा? सोडियम का कितना है? 150। क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन कहां गया? 150। बेरियम का कितना है? कहां गया बेरियम? बेरियम का इक्विवेलेंट अगर 100 है तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 200। 200। और सीएल कितना है? सीएल का 2 × 150। और पानी का कुछ नहीं दिया, पानी को छोड़ दो क्योंकि पानी में जाके पानी ही बनेगा। कितना हो गया, जल्दी बोलो। 150, 300, 600, 800 आ गया। ये तो 800 आ गया। और यूनिट वही रहेगी जो मोलर कंडक्टिविटी की होती है। मोल इनवर्स, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बोलो, किसमें कहां दिक्कत हुई? अरे बोलो तब तो सही हो। सही है, चलो। अरे बोलो ना, कहां परेशानी है? NH4 होल ट्वाइस। अरे अमोनिया ही लिखा ना, यही होगा ना। तो बीए का बेटा इक्विवेलेंट दिया है और मुझे मोलर निकालनी है, तो अभी तो लिखा था। इंटू एन फैक्टर नहीं बताया था ये? बेरियम का, बेरियम पे चार्ज कितना है? +2, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो इक्विवेलेंट इंटू 2 मोलर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो 100 × 2 200 आ गया, इसलिए 200 लिख दिया। ये आया समझ में? चलो, कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लो। कोई भी दिक्कत है तो पूछो। देखो, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, बस थोड़ा मेमोरी वाला काम है, चीजें ध्यान रखनी है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, जो दिया है वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसका बता दो थर्ड वाले का क्या आ रहा है? 1500 आ गया। 2000 देखो यार। अमोनिया कितना है? 200 × 2 कर दें, प्लस सल्फेट। ये तो सल्फेट कितने हैं मेरे पास? सल्फेट है बेटा 3 और 1 4, 4 डायरेक्ट ऐड कर दूं। सल्फेट कहां गया? सल्फेट का इक्विवेलेंट है तो 150 कितना हो जाएगा? 250। 250, 250 × 4, 400, 1000, 1400, तो यही हो गया। अब कौन बचा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम 2 है और एल्यूमिनियम का मोलर दिया तो 300 × 2, 2000 आ गया। ये तो 2000 आ गया। NaCl का बेटा जो ही मोलर है वही इक्विवेलेंट रहेगा, एन फैक्टर बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 150 + 150, 300। इसका कितना बनेगा इक्विवेलेंट? एल्यूमिनियम का कितना है? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट है 100 और सल्फेट का इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 125, तो 125, 225। स्टाइकोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं करना, इक्विवेलेंट है, खत्म हो गया। केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो भयंकर वाले कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बस कॉमन चीजें होती हैं। ध्यान रखो, अप्लाई करो, ध्यान रखो, अप्लाई करो। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन अपन सिंपल स्टेप से खत्म कर देंगे। अब ये कर लिया बेटा। अब सुनो, अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक
सही है, ये लिखो एक, देखते हैं। दूसरा है एंड। पहले सेकंड वाला करो, इसमें थोड़ा मैं जोड़ता हूं। एक्स बाय जेड। ये तीन दिए गए हैं। अब देखना, लिख लिया बेटा? आप तो बस मुझे ये बताओ, मुझे किसका निकालना है? एन ए बी आर। देखो, इसको ऐसे सोचना, कैसे करोगे? ये तो मुझे कौन कौन से आयन चाहिए? एन ए चाहिए और बी आर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब मुझे चाहिए बेटा, बात नहीं। ये दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एन ए कहां से आ रहा है? एन ए कहां है इसमें है? अब बात नहीं। अब आप सोचो कि अगर आपने इसको एन ए बी आर लिख लिया तो क्या एक्स्ट्रा आ गया? बी आर माइनस एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? और मेरे दिमाग में चल रहा है बी आर माइनस एक्स्ट्रा है, तो हमने यहां लिख दिया बी आर माइनस एक्स्ट्रा है। और आप मुझे बताओ साथ में बेटा, आप अगर बी आर, सॉरी सी एल नेगेटिव एक्स्ट्रा है, आपने अगर एन ए सी एल लिया, सॉरी एन ए कहां से मिलने वाला है? यहां से। तो आपने क्या लिख दिया? लैम्डा नॉट एन ए सी एल। तो एक्स्ट्रा कौन आ गया? सी एल नेगेटिव। चलो, एक्स्ट्रा सी एल नेगेटिव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको अंडरलाइन किया। अभी तो अगर मैं बी आर नेगेटिव लूंगा तो बी आर नेगेटिव कहां से आएगा? एच बी आर। तो आप यहां पे क्या लोगे? लैम्डा नॉट एच बी आर लिया कि नहीं लिया? तो बताओ इनमें एक्स्ट्रा क्या आया? एच। तो एक एच और एक सी एल एक्स्ट्रा है, मतलब मुझे माइनस क्या क्या करना है? लैम्डा नॉट एच प्लस एंड माइनस मुझे क्या क्या करना है? लैम्डा नॉट सी एल माइनस। मतलब ये दोनों क्या हैं? एस सी एल नहीं बन गया ये? डायरेक्ट मैं कैसे सोचूंगा? डायरेक्ट सोचने का तरीका क्या है? आप तो ये पकड़ोगे मुझे कौन कौन से आयन चाहिए। सर मुझे चाहिए एन ए, तो एन ए यहां से आ रहा है। और मुझे चाहिए बी आर यहां से आ रहा है। तो इन दोनों को लेने के लिए कौन कौन एक्स्ट्रा आया? एच और सी एल। तो एस सी एल वाला माइनस कर दो। एस सी एल वाला क्या करो? माइनस कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। एक्स प्लस बाय माइनस जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा किसका? एन ए बी आर का। चलो ये वाला करके दिखाओ। अब ये आप कैसे सोचोगे?
अरे सोचने का सिंपल तरीका है, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है एसिटिक एसिड। तो एसिटिडाइन कहां है, यहां है एसिटिडाइन। तो सोडियम एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, आ गया सर। और मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, HCl से कि NaCl से, HCl। तो एक ही आ जाएगा, तो Cl एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया। मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इन दोनों को ऐड करूंगा तो इस एसिटिक एसिड एसिटिडाइन यहां से, H यहां से, तो एक्स्ट्रा क्या है, NaCl आया, माइनस NaCl। मतलब मैं यहां पे अगर ऐसा कर दूं, CH3C डबल बॉन्ड ONa प्लस HCl की, हाँ HCl माइनस लेमडा नॉट NaCl, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, ये X1 ये X2 माइनस X3। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करो, बहुत आसान है, आयन का सम करना है। जो भी चाहिए, जिसका भी बनाना है वो देख लो, वो कौन कौन दे रहा है। मुझे चाहिए एसिटिक एसिड, तो एसिड आयन चाहिए और H चाहिए, तो एसिड आयन ये दे रहा है, H ये दे रहा है, मतलब इन दोनों का सम। और एक्स्ट्रा कौन आया, NaCl, तो NaCl माइनस कर दो। चलो निकालो जल्दी। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, पीवाई की उठा के देखना, मिलेंगे आपको। जल्दी बताओ क्या होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो अमोनियम आयन कहां कहां से आ रहा है, जल्दी बोलो। अमोनियम आयन इससे आ रहा है, इसको ऐड कर दो, देखो देखते जाओ क्या कर रहा हूं, NH4Cl, तो Cl एक्स्ट्रा है। चलो अमोनिया मिल गया और OH चाहिए। अब ये OH कितना दे रहा है, अरे 2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो आधा ले लें। आधा ले लिया, अरे लिया कि नहीं लिया। अब आप खुद मुझे बताओ बेटा कि अमोनिया यहां से आ गया, OH यहां से आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या लिख दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब बताओ एक्स्ट्रा क्या क्या आया, BaCl2, Ba कितना आया, आधा, आधा करोगे, और Cl भी यहां से कितना मिलेगा, एक, एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको वैसे लिख सकता हूं माइनस आधा BaCl2। देखो ये दो, दो क्लोरीन आधा, तो एक हो गया कि नहीं हो गया, एक क्लोरीन है, और बेरिलियम कितना आधा, तो इसी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये बन गई कि नहीं बन गई इक्वेशन। आपको क्लोरीन 2 चाहिए, लेकिन हम एक ही यूज कर पा रहे हैं, तो आधा कर दो। देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो Na अमोनियम क्लोराइड कितना है, अमोनियम क्लोराइड 280, आधा किसका, बेरियम का 524, माइनस आधा किसका, बेरियम क्लोराइड 130, कितना हो गया जल्दी बोलो सर, 280 प्लस कितना आ गया बेटा इसका, 277, यही आ गया, कितना, ये आ गया कितना, 65, कितना आ गया, 477 आ गया, यही तो करना है, 262, कोई बात नहीं, घर का काम है, अपन चेंज
262 आ रहा है ना। अब सुनो, 92 से 99 कर लेना। नाइन्टी टू से 99 और रुक जाओ, पेज बात नहीं यार, पेज नंबर 99। ये कर लेना, ये होमवर्क है। 1 2 3 4 5 इसमें है और 7 उसमें है, 12 13 क्वेश्चन है, कर लेना ये। एक आध दो फॉर्मूला यूज होंगे स्टार्टिंग वाले।